नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रूपाली सिंह है एंड आई विल बी योर साइंस एजुकेटर एट द अचीव CAPF। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं पिछले 2 साल से CDS CAPF एंड NDA के एस्पिरेंट्स को साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। इसके उपरांत 2024 में CAPF के एग्जामिनेशन में मैंने 365 रैंक भी होल्ड की है and soon I'll be joining the academy. That's all about myself. एंड अब इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो ध्यान से सुनिए। जितने भी बच्चे फाउंडेशन का पार्ट बनेंगे साइंस में वो कवर कैसे करेंगे चीज़ों को, मेरे साथ उनका ये जो भी 35-40 क्लास का जो सफ़र रहेगा वो कैसा रहने वाला है उसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम एक सफ़र को स्टार्ट करते हैं हमको एक मुआयना लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अच्छा रास्ते में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो है ट्रेंड। क्योंकि मैं साइंस पढ़ा रही हूँ तो हम साइंस पर ही फोकस करेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए ट्रेंड को, यही नहीं अगर आप 25 की भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखें तो लगभग आप ये कह सकते हो एवरेज कि 28 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। ठीक है, एक एवरेज की मैं बात कर रही हूँ, ऑल्दो मैक्सिमम कहा जाए तो 30 क्वेश्चंस तो आ जा रहे हैं। ठीक है मैम। अब हम लोग बात करते हैं कि मैम हमें करना क्या होता है। देखो मैं आपको सबसे पहली बात बताती हूँ। ये है आपकी 9th की एनसीईआरटी, ये है आपकी 10th की एनसीईआरटी। लगभग अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, देखो सिर्फ पिछले साल के पेपर को डर कर हम लोग उसको अपना आधार नहीं बना सकते हैं कि पिछले साल का पेपर बहुत टफ आया था तो अब अपने रिसोर्सेज एकदम ही बदल दो। ऐसा नहीं होता है। आप एक साल के पेपर को देख के अपना डिसीजन नहीं फॉर्म करते हैं। डिसीजन हमेशा ट्रेंड्स को देख के फॉलो फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ साइंस को लेकर तो देखा गया है कि 20 या 21 क्वेश्चंस जो हैं वो आप 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आपने उन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज में गिवन है उनको कंठस्थ कर रखा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यही नहीं आपने PYQs भी सॉल्व किए हैं। क्योंकि ये देखा जा रहा है अब पेपर्स में, CAPF के पेपर में, कि जो साइंस के सवाल आ रहे हैं वो 9th एंड 10th से इंस्पिरेशन तो लेते हैं बट वो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। तो वो तभी आप कर पाओगे जब आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रखी हो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 20 से 21 क्वेश्चन अभी भी आप 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज को पढ़कर PYQs लगाकर कर सकते हैं। समस्या अब आती है सामने। ये मैंने आपके सामने 6th 7th एंड 8th की एनसीईआरटीज रखी हैं। आपको लगता होगा कि मैम यहाँ से क्या ही आता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। 2025 का ये सवाल है जहां पर आप ये देख रहे हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आंसर है ये लाइटनिंग कंडक्टर। नाउ अगर मैं आपको जेन्युइनली इसका सोर्स बताऊं, लाइटनिंग कंडक्टर के ऊपर एक पिक्चर दिया गया है एक डिब्बे में जो कि आपके क्लास 8th की एनसीईआरटी में अवेलेबल है। इसका कहने का मतलब क्या है मैम, क्या मैं अब ये 6th 7th 8th एनसीईआरटी भी पढ़ूं? देखो मैं अभी आपको सिर्फ चीजें दिखा रही हूँ, करना क्या है वो मैं आपको लास्ट के 5 मिनट में बताऊंगी। अभी बस सुनते जाओ कि कहाँ कहाँ से चीजें आ रही हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से हमको ये पता चलता है। ये तो मैं आपके सामने एक ही एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, ऐसे तो अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो इस बात को पूरी तरीके से प्रूव करते हैं कि लोअर क्लासेस के एनसीईआरटी जैसे 6th 7th 8th उनके चैप्टर्स में से भी जो डब्बे होते हैं, जो हाईलाइटेड चीजें होती हैं, जो नाम होते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम ये भी देख लेते हैं कि आप यहाँ ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात की गई है। एक्चुअली में इसका दूसरा नाम कह सकते हैं, वो है टॉर्क। अब टॉर्क जो है वो आपके 9th एंड 10th में नहीं दिया हुआ है, वो आपकी हायर क्लासेस के एनसीईआरटी में दिया है। तो मैम क्या मैं 11th 12th की फिजिक्स भी पढूं? ये देखो फिजिक्स की दो किताबें हैं, 11th की और 12th की भी दो हैं। केमिस्ट्री की भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 11th की भी दो किताबें हैं, 12th की भी दो किताबें हैं। बायोलॉजी ने थोड़ा सा हमको बख्शा है, उसमें 11th की एक किताब, 12th की एक किताब है। तो क्या मैम इतना सारा पढ़ना है? देखो अगेन मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, अगर आपको साइंस ही पेपर में अटेम्प्ट करना होता तो इतना पढ़ना बड़ा ही लॉजिकल लगता। लेकिन हमको साइंस के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड व्हाट नॉट
हमको इतना कुछ करना होता है। तो इतना पढ़ना लॉजिकल तो क्या प्रैक्टिकल भी नहीं है, आप पढ़ भी नहीं सकते अगर आप साल भर भी लगा दीजिए। इवन अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड था, आप ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये सारी किताबें मेरी पढ़ी हुई हैं, मेरे पास मार्क्ड है, लाइन पूरी चीजें हैं, क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड ही रहा है। स्टिल इनको वापस पढ़ने के लिए आपको काफी समय देना पड़ता है। तो मतलब बैकग्राउंड है तब भी नहीं पढ़ सकते, और बैकग्राउंड नहीं है तब तो सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैम क्या ये सब पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, क्या मैम इससे सवाल आ रहे हैं? मैं अभी आपको ये बता दूं कि बेस अभी भी वो 9th एंड 10th का ले रहा है, 20 से 21 सवालों में। लेकिन वो जब थोड़ा सा लेवल अप कर रहा है, तो वो 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज की मदद ले रहा है। जैसे मैं अगर ईएम वेव्स की बात कर रही हूँ, अगर मैं ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रही हूँ, हुक्स लॉ की बात कर रही हूँ, नाउ दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट गिवन इन योर 9th एंड 10th एनसीईआरटीज। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके हायर क्लासेस की एनसीईआरटीज में गिवन है। लेकिन अब आप लोग कहते हैं कि 9th एंड 10th पढ़ लेते हैं, 20 से 21 हो जाएंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल अब रह नहीं गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी रिसेंटली मैंने देखा है, आपके एनडीए सीडीएस के सवालों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर सवाल बने हैं। बट वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब रह ही नहीं गया है, अब आपके हायर क्लासेस का याद है, जैसे अगर जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको पता होगा, 1:2, 2:2, 2p6, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, सब शेल में जाकर पूछा जा रहा है। अब आगे बढ़िए। यही नहीं, लूसेंट से भी, मैं अब लूसेंट का मैं आपको बताती हूँ, इसके बारे में जो डिस्कशन है, 1 मिनट का मुझे समय दो, आगे बढ़ो। पहले मैं आपको ये बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी आज के समय में ये देखा जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का रिलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो 3 क्वेश्चन 2025 में बायोटेक से भी आए हैं, और ऐसा नहीं कि बायोटेक की कोई किताब ही एग्जिस्ट नहीं करती है, बिल्कुल है किताब, बिल्कुल है, आपकी एनसीईआरटी है हायर क्लास की। लेकिन क्या उसको पढ़ना मैम रेलिवेंट है? उसको पढ़ना उतना ही इररिलेवेंट है जितना अभी मैंने आपको 11th एंड 12th की बाकी सारी एनसीईआरटीज दिखाई हैं। ठीक है मैम। अब मैम लूसेंट की बात करते हैं, क्या इसको पढ़ना रेलिवेंट है? देखिए, एज अ टीचर मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को लूसेंट रेफर करने के लिए कहा ही नहीं है, क्योंकि ये किताब स्टूडेंट्स के लिए बनी ही नहीं है। किताब वो होती है जिसको पढ़कर आप अंडरस्टैंडिंग ग्रैब करते हैं। अगर वो सिर्फ एक डेटा बुक है, अगर वो सिर्फ एक फैक्ट बुक है, तो मैं क्यों पढ़ रही हूँ उसको? फिर तो इंटरनेट भी वही काम कर रहा है ना, फैक्ट तो दे ही रहा है। तो जनरल साइंस की जो लूसेंट की किताब है, ये सिर्फ इंटायरली फैक्ट से भरी हुई है, इसमें समझाने के लिए आपको चीजें नहीं दे रखी हैं। तो ये टीचर्स के लिए बहुत बेहतरीन किताब है, स्टूडेंट्स के लिए मैं नहीं मानती हूँ। बाकी अगर किसी को लगता है तो वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, विच इज कम्प्लीटली फाइन। अब आगे बढ़ते हैं मैम। बात तो आपने बहुत सारी बता दी, मेन बात बताइए, करना क्या है? करना क्या है उसके लिए बात करते हैं। अगर आप हमारे फाउंडेशन के बच्चे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ये जानते हैं कि आपको अचीव सीएपीएफ से ये नोट्स दिए गए हैं, विच इज बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के सेपरेट नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, आप क्लास में आते हैं, आप मेरी क्लास अटेंड करते हो, जितने भी घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, वॉट एवर इज द टाइम लिमिट, आप मेरी क्लास अटेंड करते हैं। उसके बाद जो मैं पीपीटीज आपको प्रोवाइड करूंगी, वो मैंने क्लास में उसी से पढ़ाई हैं, उसको जाके आप गो थ्रू करोगे, बस ऐसे देखोगे कि अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया, मैम ने ये बताया था, हाँ स्ट्रेस स्ट्रेन, हाँ हाँ, याद आ गया मुझे, यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया, हाँ हाँ मुझे सब याद आ गया, ये कर लिया। उसके बाद आप अब जो भी पढ़ेंगे, जो भी रिवाइज करेंगे, वो आप अपने इन नोट से ही करेंगे। ऐसी कुछ चीजें हैं जो पीपीटीज में एक्स्ट्रा हैं, तो आप क्या करेंगे, उससे इसको ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे अपने गेम चेंजर वाले ग्रुप में, जहां पर आपको पीवाई क्यूज दिए जा रहे हैं, वहां पर आप पीवाई क्यूज अटेम्प्ट करेंगे। वहां पर 15 साल के जो क्वेश्चन है, एनडीए सीडीएस सीएपीएफ, वैसे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन साइंस की बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस वहां पर हैं, जैसे वायरस को लेकर कुछ क्वेश्चंस आ रखा है, जीन थेरेपी को लेकर कुछ क्वेश्चन आ रखा है, जो कि बायोटेक से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ही ज्यादा नहीं, लेकिन सीएससी की भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ज्यादा क्वेश्चंस आपको सीडीएस एनडीए सीएपीएफ इन सब के मिलेंगे, सीआईएसएफ एलडीसीई के, इन सब के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो आपको जाकर प्रैक्टिस करना है। जो उनमें से गलतियां हो रही हैं उनको लिखना है, उनमें से नोट्स बनाने हैं, उसको एनालिसिस करना है। पीवाईक्यू एनालिसिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर एंटायर प्रिपरेशन, आई ऑलवेज से दिस एंड आई विल नेवर स्टॉप सेइंग दिस। ठीक है, ओके मैम। तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा, लेक्चर लो, पीपीटी देखो, नोट्स आपको अवेलेबल हैं, उसको पढ़ो, और उसको बार 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 पढ़ो, क्योंकि वीडियो आप बार बार नहीं देख सकते हो। समझो ये बात, वीडियो बार बार देखना रेलिवेंट ही नहीं है यार, एक बार देख लिया बात खत्म। लेकिन नोट्स बार बार पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और देन पीवाईक्यूज लगाना। तो ये प्रोसेस रहेगा।
उन बच्चों के लिए जो हमारे कोर्स में हैं, जो फाउंडेशन बैच लिए हुए हैं। अब कुछ सवाल ये आ रहा होगा कि हाँ मैम फ्री का थोड़ा बताइए कि यूट्यूब पे क्या करने वाले हैं। देखिए आपको ये बात पता है कि अचीव सीएपीएफ ने प्रचंड प्रहार सीरीज चला रखी है जो अभी चल रही है। मैं भी अपना योगदान इस प्रचंड प्रहार सीरीज में दूंगी, जहां पर मैं जिस भी तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ, मुझे जो लगता है कि जो मेरा फोटे है, जिसमें आपके प्रिपरेशन में चार चांद लग जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, मैं वो ज़रूर करूँगी। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं जितना भी कंट्रीब्यूशन कर पाई उसमें आपको फ़ायदा मिले। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। एंड वन थिंग दैट आई कैन से फॉर श्योर इज दैट यू विल enjoy द जर्नी दैट वील हैव टुगेदर। थैंक यू सो मच।